गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? ऑल राइट, गुड मॉर्निंग आकांक्षा, शीना, कृष्णा, अनिंदिता, मौली, सभी को गुड मॉर्निंग। सेशन में फटाफट से जुड़ जाइए। ऑल राइट, ठीक है। मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है ना? चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइस? तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, डीआई। ऑल राइट, फाइन, ठीक है। तो डीआई के बारे में हम लोग बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ये टॉपिक किया था। उसकी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया है और उसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर अपन जो आज का टॉपिक है डीआई उस पे चलेंगे सीधे। देखो, आपका जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम का जो डेट है और उसका जो फॉर्म है वो आ चुका है। अब आपको फोकस करना है, टारगेट करना है अपने एग्ज़ाम को। जो चीज़ें आपने, जितनी भी आपकी चीज़ें रह गई हैं उन चीज़ों को जल्दी से फटाफट से कवर करिए और रिवीजन पे फोकस करिए। ठीक है, रिवीजन एक तरह से की है सक्सेस का। भी जब तक रिवाइज नहीं करोगे, सारा सिलेबस एक बार में पढ़ लोगे, तो वो चीज़ ने ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं देगी। तो आपको रिवीजन करना चाहिए। उसके लिए भी एक प्रॉपर आप लोग टाइम निकालो कि भाई आगे कुछ नया भी पढ़ रहे हो तो पीछे से रिवीजन भी आपका होता रहे। ठीक है, तो इस टाइम पे आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी लगाते रहो, क्योंकि वैसे ही सवाल देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो मान के चलिए, ठीक है। स्टार्ट करें सेशन को। वो स्टूडेंट जो कि भाई पार्ट ए अभी तक उन लोगों ने छुआ नहीं है, पार्ट ए के बारे में कोई कुछ चीज़ उनको नहीं पता है, वो नए स्टूडेंट्स, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स तो हमारे यहाँ पे डेली लाइव लेक्चर्स लेते हैं और बैच लाइव्स में भी जुड़ते हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो कि अभी लेट हैं, वो चाहते हैं कि पार्ट ए को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो रिकॉर्डेड कोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये आपको 1 मंथ, विद इन 1 मंथ आपको सारा का सारा जो एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, डीपीपी भी है, संडे टेस्ट भी है, सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। तो मान के चलो कि आप 20 में से 15 क्वेश्चन, जो कि मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन कम से कम आप लोग कर भी लोगे। 15 क्वेश्चन का मतलब है लगभग 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन डीआई। बट उससे पहले जो लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। इसका क्या आंसर किया आप लोगों ने, जरा एक बार मुझे फटाफट से चैट सेक्शन में बताइए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया है? अ बुक हैज 40 पेजेस एंड ईच पेज हैज x नंबर ऑफ लाइंस. If the number of lines were reduced by 2 in each page, the number of pages would increase by 10. For the identical text, what is the value of x? We have to find the value of x. Option number 2. कोर्स का जो प्राइस है एक बार आप जाके चेकआउट कर लो, IFS ऑनलाइन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसको भी अगर परचेस करना है। वहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ऑल कोर्सेज में जाके मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, एक वीडियो में और बना दूंगा जल्दी चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, फ्लैट 30% ऑफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें से IFS 30 कूपन कोड का आपको यूज़ करना है। क्या कह रहे हो भाई? ऑप्शन नंबर 2। ओके, देखो सवाल कुछ ऐसा कह रहा है कि अगर एक बुक के अंदर 40 पेजेस हैं और हर एक पेज में x नंबर ऑफ लाइन्स है, एवरी पेज हैव x नंबर ऑफ लाइन्स, तो अगर मैं आपसे बोलूंगा उस किताब के अंदर कितनी टोटल लाइन्स है, तो आप बोलोगे अगर एक पेज में x नंबर ऑफ लाइन्स है और 40 पेजेस हैं, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स विल बी 40x। फिर मैं क्या कर रहा हूं, इफ द नंबर ऑफ लाइन्स वर रिड्यूस बाय 2, यानी कि जो नंबर ऑफ लाइन्स उसको मैं 2 से रिड्यूस कर दूं। भाई नंबर ऑफ लाइन पहले x थी, अब नंबर ऑफ लाइन x माइनस 2 हो जाएगी। हर एक पेज में से अगर मैं 2 नंबर ऑफ लाइन को मैं रिड्यूस कर दूं, यानी कि 2 लाइन को अगर मैं कम कर रहा हूं, ऐसा करने पर जो नंबर ऑफ पेजेस हैं उनकी संख्या 10 से बढ़ जा रही है। ऐसा ही होगा ऑब्वियसली। अगर मैं हर एक पेज में से 2-2 लाइन को अगर मैं कम कर दूंगा, वो जो फिर 2-2 लाइन जो मैंने रिड्यूस कर दी हैं उनके लिए मुझे कुछ और ज़्यादा पेज चाहिए, तो 10 पेज मैं ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसका मतलब नाउ
आई एम यूजिंग 50 नंबर ऑफ पेजेस। तो ये जो नंबर ऑफ लाइन्स है ना वो तो सेम ही रहेंगी किताब में, अगर मैं लाइन्स को रिड्यूस कर रहा हूँ तो उसकी वजह में पेज को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ऑलराइट, सो दिस विल बी 5x minus 10 that will be equal to 4x तो x का वैल्यू क्या आएगा यहां से, that will be equal to 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 will be the right answer. Is it clear to all of you? कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, that will be 10. ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। चलो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। एक एक करके क्वेश्चन लेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। तो खुद से क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, समझो और उसके बाद आंसर भी करो, ठीक है। चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ सीट्स ओन्ड बाय 4 पॉलिटिकल पार्टीज इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, which of the following pie chart correctly depicts this information। अब देखो ये जो आपको बार चार्ट दे रखा है ना यहाँ पे, ये क्या शो कर रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है और उनको जितनी सीट्स मिली हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मान लो ये पहला जो पार्टी है इसको 50 नंबर ऑफ सीट्स, सेकंड को 35, थर्ड को 20, फोर्थ को 35। अगर इस डेटा को मुझको एक पाई चार्ट में शो करना है तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है उस पाई चार्ट का वो क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। बताइए भाई, एज यू नो दैट अ पाई चार्ट कंसिस्ट ऑफ 360 डिग्री। पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है। तो मुझे ये बताना है इन चार ऑप्शन में से कि जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहे हैं ओके। थोड़ी जो आपकी जो ऑब्जर्वेशनल पावर है, ऑब्जर्वेशनल जो अप्रोच है, बहुत बार वो काम आती है। कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन से आंसर आपका देरी से निकलता है, ऑब्जर्वेशनल पावर से आपका आंसर जल्दी निकल जाता है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑल राइट। चलो अब देखो सारा फोकस यहां पे रखो। जैसे आप देख रहे हो कि जो डेटा है 35 और 35 है, यानी कि कुछ इस तरह का हमारे पास सेक्टर होगा, यानी कि जो एरिया होगा वो दो जगह बराबर होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का जो डेटा है 35 है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तो चारों के चारों बराबर है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना, चारों की जो वैल्यूज है अलग अलग है। फोर्थ वाले को ट्राई करोगे तो आप ये समझ सकते हो सकता है ये और ये बराबर हो, आप कह सकते हो कि ये और ये इक्वल है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, अगर हमें इसे मेजर भी नहीं करना है, हमको ऐसे ऑब्जर्व करके बताना है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है फोर्थ वाले में, इसको ऐसे ही छोड़ो। फिर उसके बाद अगर सेकंड वाले को देखोगे तो आप देख रहे हो भाई ये दोनों भी आपस में इक्वल है, यानी कि इसका आंसर ये भी हो सकता है ऑप्शन नंबर 2। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप सभी को देखोगे ध्यान से, ये कितना है 50, ये है 70, ये कितना हो गया 120 और 20 यानी कि 140, कुल मिला के 140 है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब 140 का मतलब 360 डिग्री, तो 1 का मतलब 360 बाई 140, तो किसका मतलब निकालना है 35 का, तो 35 का मतलब 90 डिग्री। तो 35 का मतलब क्या है 90 डिग्री है, यानी कि इसका मतलब दो 90 डिग्री एंगल बनने चाहिए, एक यहां पे बन रहा है और एक यहां पे बन रहा है केवल, बाकी कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है ही, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। एकदम सही आंसर किया है सभी लोगों ने, वेरी गुड, क्लियर। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं किसी भी डेटा को डिग्रीज में, एंगल्स में। अगर कभी भी हम पाई चार्ट के बारे में बात करेंगे ना, तो हमको डेटा को चेंज करना ही पड़ेगा डिग्रीज में, ठीक है, ऑल राइट, ठीक।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा। ऐसे सवाल हम बहुत बार कर भी चुके हैं क्लास में, करिए इसको। ऑप्शन नंबर सी, ओके ऑल राइट, ऑप्शन सी कह रहे हैं, ठीक है। ओके देखो, बोला जा रहा है आ स्टूडेंट ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ 4 स्नेल्स एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस मूव्ड एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम। यानी कि जो स्नेल्स है, स्नेल का जो मूवमेंट है वो हमको दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में। 4 अलग अलग ग्राफ्स दे रखे हैं, तो हमसे ये पूछ रहा है सिंपली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो उसका मूवमेंट है इन चारों में से कौन सा उसका मूवमेंट नहीं हो सकता है उन 4 स्नेल्स का, दैट वी हैव टू फाइंड। देखो ऐसा मूवमेंट तो बिल्कुल पॉसिबल है कि जो उसका डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है इस तरह का स्ट्रेट ग्राफ है, यानी कि टाइम के साथ साथ उसका डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, दैट इज पॉसिबल। इसको देखो, ये भी पॉसिबल है हर जगह से, इट इज ऑल्सो ट्रू। यहां पे टाइम के साथ साथ शुरू में इसने टाइम लिया लेकिन कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, बट धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये अपना डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, इसका मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको अभी छोड़ते हैं, इसको देखो पहले फोर्थ को। यहां पे क्या हुआ है, ये कहीं किसी पॉइंट पे जाके बैठा हुआ है पहले से, यानी कोई इसने डिस्टेंस कवर कर चुका है पहले से। जैसे ही इसका टाइम शुरू होता है ये अपने डेस्टिनेशन तक धीरे 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 करके बढ़ता चला जाता है, यानी कि इस तरह से इसका जो टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस कवर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। जो पॉसिबल नहीं है दैट इज सी। ऐसा क्यों? देखो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं इस तरह का, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर इसका जो डिस्टेंस है वो टाइम, यानी कि सेम टाइम पे इसका जो डिस्टेंस है वो 3 जगह दिखा रहा है। उसी टाइम पे इसका डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है, उसी टाइम पे इसका डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है, और उसी टाइम पे इसका डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है। क्या ऐसी चीज पॉसिबल है? क्या कोई एक पर्सन सेम टाइम पे 3 जगह मौजूद हो, 3 अलग अलग जगह हो? दिस इज इम्पॉसिबल। सेम टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कैसे कवर कर सकता है? तो इस तरह के ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकता लाइक दिस। ठीक है, इस जैसा एक और क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन लाइक दैट। ये देखो, पढ़ लो इसको फटाफट से, क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। बोल रहा है बर्ड लीव्स इट्स नेस्ट एंड फ्लाइज अवे, द डिस्टेंस x फ्रॉम द नेस्ट इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट कैन नॉट बी राइट। कह रहा है इन 4 ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ सही नहीं है। फोर्थ वाले को एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से। भाई फोर्थ वाला ग्राफ हमसे ये कह रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है जो हमारा डिस्टेंस है, यानी कि कह सकते हैं हमारा जो स्पीड है वो रिड्यूस हो रहा है। कभी भी रिटार्डेशन की एक्सेलरेशन रिटार्डेशन अगर आपने पढ़ा होगा, कभी भी हमारी जो स्पीड है धीरे धीरे यानी कि बहुत ही कम रेट से रिड्यूस होती है, तब इस तरह का ग्राफ आपको दिखता है। ठीक है, चलो इसका आंसर करो फटाफट से। वैसा ही क्वेश्चन है, ग्राफ यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, कौन सा इसमें से सही नहीं है कह रहा है, यानी कि पॉसिबल नहीं है। क्या आ रहा है? सी आ रहा है। हाँ सी होगा, सही है। पहला वाला तो वही है, यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है, और ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है पहले, उसके बाद धीरे धीरे घट रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। ये वाला भी पॉसिबल है, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। पॉसिबल कौन सा नहीं, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स में, 3 पॉइंट्स के अलोंग इसका जो डिस्टेंस है वो सेम है,
विच इज इम्पॉसिबल, है ना। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक बार देख लो, आराम से पढ़ लो। Wheat production of a country over a number of years is shown. Which year recorded highest percentage reduction in production over the previous year? कह रहा है कि जो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन है, सबसे ज्यादा जो रिडक्शन देखने को मिला, परसेंट सबसे ज्यादा डिक्रीज जो देखने को मिला परसेंटेज में, दैट वी हैव टू फाइंड एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट की बात कर रहा है। तो बताओ भाई 2001, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज जो डिक्रीज हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इन 4 साल के लिए। 2004, all right, highest percentage reduction. ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, ओके ऑल राइट। देखो अगर आप 2001 की अगर बात करूं, अगर मैं परसेंटेज रिडक्शन फॉर 2001, एज यू कैन सी 50 से ये वैल्यू कितनी जा रही है 45, यानी कितने का रिडक्शन आ रहा है, देयर इज रिडक्शन ऑफ 5। किससे कंपेयर कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू है 50, एज कंपेयर टू 50 व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन, दिस इज 10%। 10% रिडक्शन आ रहा है 2001 में एज कंपेयर टू 2000, बट फॉर 2002 as we can see there is a reduction of 5 and the initial value is 45 and this will be 100/9 जो कि लगभग 11 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगा। अब हमको लास्ट तक इसको कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे कि आप डेटा को देख पा रहे हो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, यानी कि 5 का रिडक्शन हो रहा है। तो जब भी आप 5 अपॉन समथिंग रखोगे तो जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या होता रहेगा, वो वैल्यू रिड्यूस होता रहेगा। तो जो परसेंटेज जो रिडक्शन है वो आपका इंक्रीज होता रहेगा। कैसे, जैसे 5/50 लिखा, यहाँ पे 5/45 लिखा, फिर क्या लिखोगे 5/40 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 5/35 लिखोगे। इस तरह से आपका वैल्यू बनता चला जाएगा और ये आपका जो परसेंटेज इंक्रीज है, परसेंटेज डिक्रीज है वो बढ़ता जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। जैसे कि 10 है, यहाँ पे 11% हो गया, अगर यहाँ पे निकालोगे तो दिस विल बी 100/8 यानी कि 25/2 जो कि होगा 12.5। ये चीज़ इंक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि सब जगह जो गैप है ना वो इक्वल है, 5 का गैप है। तो दैट विल बी 2004। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है लास्ट तक, तो आपको ऐसी समझ में आ जाएगा। क्लियर, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच भी रखनी है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन कर रहे हैं 4 बार। राइट, डेनोमीटर की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज करती रहेगी उसकी वैल्यू उतनी ही इंक्रीज करती रहेगी। राइट, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है ना वो सब जगह सेम है, 5 का ही तो गैप है, 5 का ही रिडक्शन आ रहा है हर एक साल में। तो जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है। जब वो डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ओवरऑल वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा। चलिए अगला सवाल, यहां पे आपको डबल लाइन चार्ट दे रखा है, इसके ऊपर बेस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है मार्क्स ऑब्टेन बाय 2 स्टूडेंट्स S1 एंड S2 इन अ 4 सेमेस्टर कोर्स आर प्लॉटेड इन द फॉलोइंग ग्राफ, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। भाई ये दो जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स यहाँ पे दिए गए 4 सेमेस्टर के अंदर। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है, सच है, वो हमको बताना है। तो एक एक करके आप स्टेटमेंट पढ़ो और इस ग्राफ पे
एक बार क्रॉस चेक करो और फिर उसमें से एक ही सही होगा, बाकी तीनों गलत। करिए। ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, ओके ऑल राइट, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं। कह रहा है S2 गॉट हायर मार्क्स देन S1 इन ऑल द 4 सेमेस्टर। कह रहा है S2 की जो मार्क्स हैं S1 से ज्यादा है हर एक सेमेस्टर के अंदर। कैसा है क्या, देख लो। S2 के मार्क्स हायर कह रहा है भाई, पहले वाले सेमेस्टर में तो ठीक है, सही है, दूसरे वाले सेमेस्टर में दोनों के मार्क्स बराबर हैं, तो यहाँ पे हायर तो नहीं है ना, तो यहीं पे ये बात गलत हो जाती है साबित, यानी कि दिस इज रॉन्ग। सेकंड वाले ऑप्शन को देखो, कह रहा है ओवर द 4 सेमेस्टर S1 इंप्रूव बाय हायर परसेंटेज कंपेयर टू S2। ओवर 4 सेमेस्टर S1 का जो इंप्रूवमेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू S2। तो S1 का जो इंप्रूवमेंट है वो देखो, पहले ये पहले इंप्रूवमेंट दिखा, उसके बाद यहाँ पे ड्रास्टिकल इंक्रीज दिखा, बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज दिखा, फिर उसके बाद इसका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा डाउन हुआ। लेकिन अगर मैं बात करता हूं S2 की, उसका जो परफॉर्मेंस है पहले नीचे गया, फिर उसका परफॉर्मेंस ऊपर गया, फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर गया, लाइक इस तरह से हो रहा है। तो यानी कि अगर मैं हायर यानी कि उसको कंपेयर करूं, तो अगर ध्यान से देखो, पहले सेमेस्टर में इसका परफॉर्मेंस क्या है 50, और लास्ट सेमेस्टर में इसका परफॉर्मेंस कितना है 70। ये है S1 के लिए। अगर मैं बात करूं फॉर S2 दिस इज 70, फिर है उसका परफॉर्मेंस कितना 80। ये 50 से 70 गया, ये 70 से 80 गया। तो भाई इंक्रीमेंट किस में अच्छा देखने को मिल रहा है, S1 में, क्योंकि कितने का इंक्रीमेंट आया 20 का एज कंपेयर टू 50, इनिशियल है 50, यानी कि 40% का इंक्रीमेंट देखने को मिला इसके, यानी कि इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पे 10/70 × 100, इसका जो वैल्यू होगा, जो कि ऑब्वियसली 40% से तो लेस आएगा ना, इट विल बी लेस देन 40%, तो हमको समझ में आ गया ये वाला एकदम ठीक है। बाकी को भी चेक कर लो। टोटल मार्क्स ऑफ S1 एंड S2 आर इक्वल। भाई S1 और S2 के जो मार्क्स हैं दोनों के मार्क्स बराबर हैं, बराबर नहीं होंगे। अब एक बार काउंट करके देख लो, S1 के मार्क्स 50, 60, 80 एंड 70, और S2 के मार्क्स 70, 60 एंड 70 एंड 80, दैट विल बी अनइक्वल, तो ये भी गलत। S1 एंड S2 डिड नॉट गेट द सेम मार्क्स इन एनी सेमेस्टर। भाई इस वाले सेमेस्टर में सेम मार्क्स आए तो हैं, ये तो कह रहे नहीं आए हैं, तो गलत हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जहां पे भी ट्रू स्टेटमेंट दिख जाए टिक लगाओ, आगे बढ़ो, बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ वो अनइक्वल है, राइट, ठीक है, चलो। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई सर ये जो बैच लाइव है, यानी कि जो हमारा बाकी जो फ्री फीचर्स हैं, कि मॉक टेस्ट वगैरह हैं जो टाइम टू टाइम होते रहते हैं एप्टीट्यूड में, IPS में, वो कहाँ से करें। भाई उसके लिए आप लोग, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके IFS का ऐप डाउनलोड करो और यहाँ पे रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद जो भी आपसे पूछे, नाम, एप्टीट्यूड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो सिलेक्ट करिए, और वहाँ पे एक OTP के थ्रू आप वहाँ पे रजिस्टर हो जाओ, बाकी सब कुछ फीचर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बात, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं वैसे क्लास में बताता रहता हूँ, बट फिर भी स्टिल स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलो, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये कौन करेगा भाई? द मूवमेंट ऑफ अ कार विद रेस्पेक्ट टू द टाइम इज गिवन बिलो। यहाँ पे हमको मूवमेंट दे रखा है कार का विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, इसमें हमको बताना है एवरेज स्पीड
क्या होगी, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, टेल मी। एक मैं हिंट दे देता हूं आपको कि आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, एलिमेंट्री फिजिक्स जब आपने पढ़ी होगी 11th 12th 10th में, तो आपने ये जाना होगा कि जब भी आपके पास स्पीड और टाइम ग्राफ होता है तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है दैट ऑलवेज गिव द डिस्टेंस, क्योंकि आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। तो यानी कि स्पीड और टाइम को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो डिस्टेंस आता है, तो स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो हमेशा मुझे डिस्टेंस देता है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस ग्राफ के नीचे का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, जो शेडेड पार्ट है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। अगर इसका एरिया आपने फाइंड कर लिया तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस। जब डिस्टेंस पता लग जाएगा तो आप एवरेज स्पीड आसानी से निकाल लो। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ऑलराइट, ठीक है, करिए। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है इसका एरिया। एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपको इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। यू हैव टू डिवाइड इट इन स्मॉल स्मॉल फिगर्स। राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, स्क्वायर बनेंगे, रेक्टेंगल बनेंगे, सभी का आपको एरिया यहां से निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया कुछ इस तरह से। करिए कैलकुलेट। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका बेस है क्या, 1। ये जो वैल्यू है ना, आपको स्केल नीचे दे रखा है, 0 से 1 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4, यानी कि जो गैप है ये 1 1 का गैप है हर जगह, एक का गैप है। उसका जो बेस वैल्यू है वो सबका 1 1 है। बाकी इसको देखो, ये सब वैल्यू आपको दे रखी है। वर्टिकल डिस्टेंस ये है कितनी, 10, ये भी 10, ये है 30, इस तरह से। सम ऑफ ऑल स्पीड डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी, ये नहीं, ये ऐसा नहीं करते। जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। सारी स्पीड को प्लस नहीं करना है उसमें। देखो, अगर आप यहां से एरिया निकालते हो एक एक करके, देखो हाफ बेस इंटू हाइट अगर लगाओगे, हाफ बेस कितना है इसका, 1, हाफ बेस इंटू हाइट इज 10। व्हेन यू सॉल्व दिस विल बी 5। इसका एरिया कितना आएगा, 5। इसका एरिया कितना आएगा, 10, ये है 10 ऊपर, और इसका बेस कितना है, 1, यानी कि इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 10 इंटू 1 दैट विल बी 10। ये क्या है, एक तरह से रेक्टेंगल है। इसको देखो, दिस विल बी ऑल्सो 10, ये वाला। और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका जो बेस है वो तो 1 है, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10, यानी कि कुल मिला के 20। दिस इज 20, यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट, दिस विल बी 10। ये कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद ये कितना होगा, ये है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 30, बेस है 1, यानी कि दिस विल बी 30, 30 इंटू 1, एंड दिस विल बी, ये है 1, ये है 10, दिस इज 10, यानी कि दिस विल बी 5, हाफ बेस इंटू हाइट। अगेन ये भी 5 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, और ये भी 30 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये 30 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 15, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल को अगर मैं बीचों बीच से एक डायगोनल बनाता हूँ तो एक तरह से ये दोनों बराबर ही तो हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सभी को प्लस करो, कितना आएगा देखो, 10, 20, 30,
60, 90, 120, 120 और 20 यानी कि 140। ठीक है, और कुछ बचा? अच्छा ये बच गया, ये बचा 5 और 5 यानी कि 150 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? टाइम है पूरे पूरे 7 घंटे, 7 घंटे यानी कि यानी कि 21.4, 21.4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? सो द एरिया बिलो ST ग्राफ, और जिसका मतलब होता है स्पीड टाइम ग्राफ, गिव्स द डिस्टेंस। ठीक है, ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस, टाइम डिस्टेंस ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर शोन। हमको यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस ग्राफ दे रखा है दो ऑब्जेक्ट्स का, ए और बी। ये ए के लिए है ग्राफ, ये लाइन, और ये लाइन बी के लिए है। अब कह रहा था एक्सिस आर इंटरचेंज, यानी कि जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, एक्स एक्सिस को यहां कर दूं, वाई एक्सिस को यहां कर दूं, तो मेरा ग्राफ कैसे चेंज होगा ये आपको बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों में से जो ग्राफ है आपको किस तरह का दिखेगा अगर मैं एक्सिस को चेंज कर देता हूं तो। उस टाइप का एक ही क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है दैट ऑलवेज गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमने वहां से एवरेज स्पीड निकाला, टोटल डिस्टेंस तो निकाल ही लिया था, वी हैव टू डिवाइड इट बाय द टोटल टाइम टेकन। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ओके ठीक है, ऑल राइट। देखो इस ग्राफ को थोड़ा सा सोचिए, हो क्या रहा है। ए वाला जो ग्राफ है ना, ये जैसे जैसे ये डिस्टेंस है नीचे और ये टाइम है, देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे टाइम का जो इंक्रीमेंट है वो कम हो रहा है और डिस्टेंस ज्यादा चला जा रहा है। यानी कि जो ग्राफ इस तरह से बढ़ेगा ना नीचे की तरफ, यानी कि फॉर एग्जांपल एक और मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं इधर से जो ऐसे जा रहा है, तो आपको दिख रहा है ना टाइम तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा और डिस्टेंस आगे की तरफ बढ़ेगा एक्स एक्सिस पे। तो ये ऊपर की तरफ कम जा रहा है, कम रेट से जा रहा है एज कंपेयर टू दिस ग्राफ, और डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है, यानी कि इसका स्पीड ज्यादा होगा क्योंकि टाइम कम ले रहा है, डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है। वैसे ही अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूं तो ये क्या कर रहा है, टाइम कम ले रहा है एज कंपेयर टू बी और डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है। बट बी क्या कर रहा है, वो वर्टिकली ज्यादा तेजी से जा रहा है, ऊपर की तरफ ज्यादा तेजी से जा रहा है, क्योंकि दोनों सेम ही तो डिस्टेंस चले हैं, इस पॉइंट पे दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो ये टाइम ज्यादा ले रहा है और डिस्टेंस उतना ही चल रहा है ए के बराबर, बट ए टाइम कम ले रहा है और डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है। इसी को आपको यहां पे अप्लाई करना है। अगर यहां पे अप्लाई करोगे ए को तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, मैंने बोला टाइम कम ले रहा है, डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है। अब ये डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है और टाइम ये क्या कर रहा है, टाइम ये कम ले रहा है। ध्यान से देख लो इस ग्राफ को, इसमें क्या कर रहा है ए, टाइम सॉरी ये टाइम कम ले रहा है और डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है, यानी कि ए यहां पे आ जाएगा और बी यहां पे आ जाएगा लाइक दिस। ये क्या कर रहा है, अब इनकी जो वैल्यूज है उसको भी एक बार चेकआउट कर लो, इसकी जो वैल्यूज है उसको भी एक बार चेकआउट कर लो। इसका जो फाइनल डिस्टेंस है, जो फाइनल जो डिस्टेंस इन लोगों ने कवर किया है वो ए और बी ने बराबर है। ये वाला जो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है एकदम सही है,
बट यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि इनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, नहीं, इनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है ये दोनों का सेम है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, यानी कि अगर वो सेम टाइम में चलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों को सेम टाइम मिले या मैं कहूँ सेम डिस्टेंस चलना है, तो दोनों को यहाँ पे चलना पड़ेगा, यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो दोनों का सेम होना चाहिए। बट इस वाले ग्राफ में देखो जो डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों का बराबर है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है इनका, जस्ट अ सेकेंड, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो ये है ना, तो डिस्टेंस ये बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर है तो यानी कि एक सेकेंड, ये जो डिस्टेंस का वैल्यू है ये है टाइम, अच्छा ये तो टाइम है ना, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये ऊपर की तरफ ये सेम पॉइंट पे आना चाहिए, यानी कि कुछ इस तरह से। ये बात सबको समझ में आ रही है, यानी कि दोनों सेम पैरेलल पे होने चाहिए, सेम पॉइंट पे होने चाहिए, तभी डिस्टेंस बराबर मानी जाएगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो बराबर है, तो इस क्वेश्चन में भी हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 नहीं। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि 1 और 2 में डिफरेंस क्या है। 1 और 2 लगभग सेम है, बट दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सेम नहीं है। फर्स्ट वाले में सेम नहीं है, थर्ड वाले में सेम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ग्राफ, क्योंकि इस तरह का कर्व ग्राफ कभी भी नहीं बनेगा जब यूनिफॉर्म स्पीड से कोई भी व्हीकल, कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा तो, ठीक है। और बाकी बात करें अगर इसकी, तो ये जो है इसमें देखो क्या है, इसमें इसने ए को नीचे रखा है, बी को ऊपर रखा है। ये तो सेम वैसा ही ग्राफ बना दिया जो यहाँ पे इसने बना रखा है, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अपनी जो अप्रोच है ना आपको समझनी पड़ेगी, थोड़े से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझने पड़ेंगे यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन देखे गए प्रीवियस ईयर में। दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अभी रुको। हाँ, लेंदी देखो आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल कि उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपका टाइम खराब करते हैं, बट उन्हीं क्वेश्चन को आपको समझना है कि कौन से क्वेश्चन मुझको नहीं करने हैं। अगर क्वेश्चन जो नहीं करने आपको पता लग गया ना, तो बाकी के क्वेश्चन करने लायक होते हैं, वो टाइम के अंदर बन जाते हैं। तो उसी चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो यही कहा जाता है कि बहुत बार की जो एग्जाम में क्या करना है उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो करना है वो तो बहुत ही ज़्यादा 75% वो आपका वेटेज होता है। बाकी जो नहीं करना है वो छोड़ना है, जिसमें आप टाइम वेस्ट कर देते हो बहुत बार, कि बहुत सारा टाइम लगा दिया भाई इसको करके ही मानेंगे, इस तरह का क्वेश्चन वो नहीं करना अटेम्प्ट। देखो मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को जिसको नहीं समझ में आ रहा है। इस ग्राफ को अगर आप देखोगे ना, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दोनों ने लिया गया जो समय है, यहां पे जो डिस्टेंस है ना, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे इनका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस है मान लो 5 किलोमीटर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो इस पॉइंट पे दोनों ने 5-5 किलोमीटर का डिस्टेंस चला है कि नहीं चला, हाँ या ना, चला है। दोनों ने यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस चला है 5 किलोमीटर का। तो इसका मतलब ये इनका अगर मैं एक्सिस भी चेंज कर दूंगा ना, टाइम को अगर मैं नीचे ले आऊंगा, डिस्टेंस को अगर मैं वाई एक्सिस में ले जाऊंगा, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो तो सेम ही रहेगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो यहाँ पे वाई एक्सिस में डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ए का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर यहाँ पे आएगा, बट बी का जो डिस्टेंस है वो तो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि उसने डिस्टेंस कम चला है। बट ये तो गलत हो गया, उसने भी 5 किलोमीटर चलना चाहिए था। यानी कि ये दोनों पॉइंट्स सेम पैरेलल में होने चाहिए थे, सेम लाइन में होने चाहिए थे, जो कि इस वाले में दिख रहा है आपको। ए 5 किलोमीटर चल रहा है और इसके आगे ये भी 5 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो बराबर होने चाहिए। इसी से आपको पता लग गया दोनों ग्राफ लग तो सेम रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी इसने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि डिस्टेंसेस बराबर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। आप सबको क्लियर है ना? मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही होते हैं जो कि आप सीधे नेग्लेक्ट कर दोगे, जैसे कि मैंने इसको देखा भी नहीं। क्यों? मुझे पता है भाई जब यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है तो इस तरह का ग्राफ अगर मैं उसमें चेंज भी कर दूंगा तो ये ऊपर नीचे हो सकती है लाइन, बट इस तरह का कर्व नहीं बनेगा कभी भी, तो इसको तो देखना ही नहीं है। बाकी 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसके बीच में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा सा अपना
एनालिटिकल अप्रोच लगाओ वहां पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों ग्राफ सेम ही तो है भाई, दोनों ग्राफ आपके सेम ही तो बना दिए इसने, ए एक्सिस को नीचे और बी को आपने ऊपर बना दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। नेक्स्ट करिए इसको। द ग्राफ डिपिक्ट्स द पेट्रोल प्राइस फॉर द मंथ अप्रैल मई एंड जून। ठीक है, 3 महीने का जो प्राइस है वो आपको दे रखा है अप्रैल मई और जून का। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई 4 स्टेटमेंट है उसमें से इनकरेक्ट बताओ, जो 4 स्टेटमेंट में ट्रू बताओ, इस तरह के। करिए इसको। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो जो व्हाइट वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये अप्रैल, दिस इज फॉर मई एंड दिस इज फॉर जून। ठीक है, इस तरह का ये आपको दे रखा है ग्राफ। फर्स्ट वन इज ओपनिंग डेट प्राइस एंड क्लोजिंग डेट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस एंड द लोएस्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर 1। ओके, बोल रहा है द हाईएस्ट प्राइस नेवर क्रॉस 75। जो हाईएस्ट प्राइस है 75 को कभी भी क्रॉस नहीं किया है भाई। हाईएस्ट प्राइस तो 75 क्रॉस कर के आगे चला गया, 75 तो हमारा यहां पर है, तो हाईएस्ट प्राइस 75 को क्रॉस कर चुका है। नेवर क्रॉस 75 कह रहा है, तो यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर किस्मत अच्छी होगी आपकी तो पहले वाले पॉइंट इनकरेक्ट, यानी कि पहले वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है फिर तो। फिर ऑल डिपिक्टेड प्राइस लाई बिटवीन 1780। सारे प्राइस 70 और 80 के बीच में लाई कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इसी के बीच में कर रहे हैं सब। बाकी दोनों भी सही है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसको देख लो। चार्ट 1 शोज द सेंटर वाइज ब्रेकअप ऑफ 800 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर जो सेंटर में, यानी कि ABCDEF जो सेंटर्स हैं उसमें जो 8000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं उनका ये डेटा दे रखा है चार्ट 1 के अंदर, सेंटर A2F। चार्ट 2 शोज द ब्रेकअप ऑफ 4800 स्टूडेंट्स हु हैव पास, यानी उन सेंटर्स में से जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे A सेंटर में 8000 का 15% स्टूडेंट यहाँ पर है और A सेंटर से 25% स्टूडेंट पास हुए हैं, यानी कि 15% जो स्टूडेंट है A सेंटर के अंदर उसके भी 25% स्टूडेंट वहां से पास हुए हैं। इस तरह का डेटा हमको दे रखा है, तो वी हैव टू फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड एट द सेंटर C पास्ड। C सेंटर से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे पास हुए। फोर्थ कह रहे हो, यानी कि 100%। ओके, देखो अगर आप ये देखोगे कि सी सेंटर में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है, तो आप देखोगे 8000 का 12%, भाई 8000 का 12% यानी कि 960, 960। ये तो कौन है, अपीयर हुए। और जो पास हैं, जो पास हैं वो कितने हैं, 20%। किसके, जो टोटल पास हैं 4800, इसका 20%, यानी कि दिस इज ऑल्सो 960, ये भी 960 आएगा। तो कितने परसेंट है भाई, कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड एट द सेंटर सी इज पास। कितने परसेंट पास है, सारे के सारे तो पास हैं, यानी कि 100% कंप्लीट। दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे 100% स्टूडेंट यहाँ पे पास होने चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मान के चलिए DI से हमेशा और हमेशा एक सवाल आता है
चार्ट के ऊपर आता है, चाहे वो पाई चार्ट हो, बार चार्ट हो, उसको आपको एनालाइज करना है, देखना है। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, विच वैल्यू इज मोर, विच वैल्यू इज लेस, इस तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो बस आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। तो आप लोग खुद से भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो और उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं आज के सेशन में। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। कोई भी दिक्कत समस्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं कौन कौन से टॉपिक से चाहिए, कौन कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आती है। तो अगर ये आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मुझको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई आप लोगों को इन पर्टिकुलर टॉपिक से यहाँ पे क्लासेस लेनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, मिलते हैं कल। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज। ऑल राइट, और हाँ, जो स्टूडेंट्स नए हैं जो कि इनको नहीं पता हो कि एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो उसका डेट आ चुका है, आप जाके अपना फॉर्म है वो फिल आउट कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में छोड़ देना इसको। ठीक है, तो सारे कमेंट्स में एक बार में ही पढ़ लूंगा। ओके।